नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सुधांशु दर्पण। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जो सनातन और संत से बैर रखता है उसे राजनीति करने का अधिकार नहीं, खड़गे पर भड़के प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि जो संत और सनातन से बैर रखता है उसे राजनीति करने का अधिकार नहीं है। सनातन और योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करने के सवाल पर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे नाम से लगता है कि वो हिंदू हैं, लेकिन काम से नहीं लगता कि वह हिंदू हैं। पहले खड़गे जी को बताना चाहिए कि वे कौन से हिंदू हैं। कोई भी हिंदू संत महात्माओं का अपमान नहीं कर सकता और वह जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे लगता है कि उन्हें सनातन से बैर है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जो संत और सनातन से बैर रखता है, मुझे नहीं लगता कि उसको भारत में राजनीति करने का अधिकार है। खड़गे जी इतने बुजुर्ग नेता हैं, हिंदू संतों का अपमान, सनातन का अपमान, भगवा का अपमान ये उन्हें शोभा नहीं देता। जो हिंदू होगा वो हिंदू संतों का अपमान नहीं करेगा। योगी आदित्यनाथ जी भाजपा के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक संत हैं, साधु सन्यासी हैं, उनके विषय में इतनी हल्की टिप्पणी करना इनको शोभा नहीं देता। खड़गे ने योगी पर किया था पलटवार। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर पलटवार किया था। उन्होंने बीते शनिवार को महाराष्ट्र के नागपुर में कहा कि जो लोग चाहते हैं कि देश एकजुट रहे वे कभी भी इस तरह की विभाजनकारी टिप्पणियां नहीं करेंगे। खड़गे ने बीजेपी से कहा कि पहले वे तय कर लें कि उसे योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकता के संदेश एक हैं तो सेफ हैं में से किसे अपनाना है। इसके पहले खड़गे ने 5 नवंबर को रांची में कहा, भाजपा के विचार सड़े हुए हैं और वे बटेंगे तो कटेंगे में विश्वास करती है। रूस के साथ बढ़ रहा भारत का कारोबार, लेकिन एस जयशंकर ने बताई 10 बातें जिनका ध्यान रखना जरूरी। मंगलवार को नई दिल्ली में भारत रूस के बीच व्यापार, आर्थिक, प्रौद्योगिक, विज्ञान व संस्कृति पर अंतर सरकारी आयोग की 25वीं बैठक में भारत की तरफ से रूस के साथ बढ़ती व्यापार घाटा और द्विपक्षीय कारोबार का भुगतान स्थानीय मुद्रा में करने के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। रूस से ज्यादा तेल खरीदने की वजह से भारत का कारोबार घाटा काफी वर्ष 2023 और 24 में $57 अरब काफी बढ़ गया है। ऐसे में भारत को इस बात की आशंका है कि वर्ष 2030 तक जब $100 अरब की द्विपक्षीय कारोबार का लक्ष्य हासिल किया जाए तो कहीं कारोबार घाटा और भी ज्यादा ना हो जाए। कारोबार का सेटलमेंट स्थानीय मुद्रा में करना जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को भारत रूस बिजनेस फोरम की बैठक में कहा कि मौजूदा परिवेश में भारत रूस के बीच कारोबार का सेटलमेंट स्थानीय मुद्रा रुपए व रूबल में करना बहुत महत्वपूर्ण है। जयशंकर ने जब ये बात कही तो रूस के फर्स्ट डेप्यूटी विदेश मंत्री डेनिस मंटुरोव भी उपस्थित थे। इन दोनों की अगुवाई में ही 12 नवंबर को अंतर सरकारी आयोग की बैठक होने वाली है। जयशंकर ने भारत व रूस के बीच सहयोग की अपार संभावनाओं को बताते हुए कहा, रूस ने वर्ष 2022 के बाद से एशिया पर ज्यादा ध्यान दिया है, जिससे सहयोग के कई आयाम खुल रहे हैं। दोनों देशों के बीच पुरानी गहरी दोस्ती है। भारत जो लंबे समय तक 8% की विकास दर हासिल करने की राह पर है और रूस जो प्राकृतिक संसाधनों का एक बड़ा आपूर्ति करता है, के बीच सहयोग इन दोनों के साथ ही पूरी दुनिया के लिए सही होगा। $100 अरब तक द्विपक्षीय कारोबार पहुंचाने का लक्ष्य। इसके बाद उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच बढ़ते कारोबार घाटा को कम करने पर तत्काल ध्यान देना होगा। अभी ये पूरी तरह से एक तरफा है। इसे दूर करने के लिए गैर शुल्की बाधाओं और नियमन संबंधी अड़चनों को दूर करने पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। जयशंकर ने भारत व रूस के कारोबारी रिश्तों के संदर्भ में 10 तथ्यों का जिक्र किया, जिस पर दोनों देशों की सरकारों को आने वाले दिनों में ध्यान देना होगा। इसमें पहला ही द्विपक्षीय कारोबार अभी $66 अरब का है, जिसे वर्ष 2030 बढ़ाकर $100 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तौर पर उन्होंने बढ़ते कारोबार घाटे का जिक्र किया। इसके अलावा भारत और यूरेशिया इकोनॉमिक जोन के बीच व्यापार समझौते के लिए शुरू हुई बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाने, भारत व रूस के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि को लेकर शुरू की गई वार्ता को पूरी करने, स्थानीय मुद्रा में कारोबार को सेटलमेंट करने जैसी बातें भी शामिल हैं। रुपए में कारोबार करने में हिचक रही रूसी कंपनियां सनद रही कि भारत और रूस की सरकारों व केंद्रीय बैंक के बीच विमर्श होने के बावजूद द्विपक्षीय कारोबार का सेटलमेंट रुपए या रूबल में करने में कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली है। वैसे कुछ रूस की कंपनियों को रुपए में भुगतान किया गया है, जिसे उन्होंने वोल्स्ट्रो खाते में जमा कर रखा है। चूंकि भारत से रूस का आयात बहुत ही कम है, इसलिए इसका उपयोग नहीं हो पा रहा। ये एक बड़ी वजह है कि रूस की दूसरी कंपनियां भी रुपए में कारोबार करने से हिचक रही हैं। मंगलवार को होने वाली बैठक में इसका रास्ता निकालने की कोशिश होगी।
मेट्रो के काम से नींद में खलल, याचिकाकर्ता का दावा नियमों की अनदेखी, बेहद खराब इमारतों में भी कंपन। आवेदक का आरोप है कि निर्माण कार्य करने वाली मशीनें तेज गति से चल रही हैं, इससे शोर और परेशानी हो रही है। ऐसे में आसपास की इमारतों में कंपन होता है। ऐसे में लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्थानीय निवासियों को सोने में भी परेशानी हो रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC का निर्माण कार्य लोगों में स्वास्थ्य जोखिम का खतरा बढ़ा रहा है। यही नहीं, रात के समय नियमों की अवहेलना के चलते लोगों की नींद में भी बाधा डाल रहा है। इससे लोग ठीक से नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने दिल्ली मेट्रो के काम से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC के सदस्य सचिव को जांच करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता डॉक्टर पारुल राजकमल शर्मा ने मूल आवेदन के माध्यम से अधिकरण को समस्या के बारे में बताया। शिकायत में कहा कि अंबा सिनेमा के सामने घंटाघर मेट्रो स्टेशन पर रात के समय मेट्रो का निर्माण कार्य नियमों का पालन किए बिना चल रहा है। याचिका में आरोप लगाया गया कि रात के समय भी यही स्थिति बनी रहती है। NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर गौर करते हुए कहा कि आवेदक ने शिकायत के साथ कोई जांच में सहयोग करने वाली सामग्री दाखिल नहीं की है। पीठ में विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर A सेंथिलवेल भी शामिल थे। अदालत ने कहा कि याचिका में उठाए मामले को देखते हुए अदालत का मानना है कि इस मुद्दे पर DPCC के सदस्य सचिव को दखल देना चाहिए। ऐसे में अधिकरण ने आवेदक को निर्देश दिया है कि सभी भौतिक विवरणों और सहायक दस्तावेज के साथ एक विस्तृत शिकायत DPCC के सदस्य सचिव को दी जाए। पत्नी सुनीता केजरीवाल क्यों नहीं बनी दिल्ली की मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल ने बताई इसकी वजह। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनी थी। अब इसका जवाब मिल गया है। अरविंद केजरीवाल ने खुद इसका जवाब देते हुए इसके पीछे की असल वजह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बता दी है। केजरीवाल ने आपके कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में कहा, जब मैं जेल गया तो कहा गया कि मेरी पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम सिर्फ काम करते आए हैं, आगे भी काम जारी रहे। उसके लिए जरूरी है कि दोबारा आपकी सरकार बने। पूर्व CM ने कहा कि कार्यकर्ता पिछली बार से ज़्यादा सीटें जितवाएं। भाजपा वालों ने पूरी तैयारी कर रखी है कि दिल्ली में किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है। वे काम बंद करा रहे हैं, हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी साजिश सफल नहीं हुई। आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां तेज करते हुए सोमवार को जिला कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम की शुरुआत की। पहले दिन आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में किराड़ी और तिलक नगर विधानसभा में जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिले से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के साथ फिर लाएंगे केजरीवाल की शपथ भी दिलाई गई। डबल इंजन के इस चक्कर में ना पड़े। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा वाले पूरे देश में कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार लाओ, लेकिन दिल्ली की जनता डबल इंजन के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये एक छलावा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दिल्ली की तरह कहीं भी मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और इलाज नहीं मिलता है। काम नहीं रुकने देंगे। केजरीवाल ने सोमवार को बल्ली मारान विधानसभा के बारादरी में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो काम शुरू हुआ है उसे रुकने नहीं देना है। केजरीवाल ने कहा कि पहली बार दिल्ली वालों ने हमें 60 में से 67 विधानसभा सीट दी थी, अगली बार 70 में से 62 सीटें दी, अब उससे कम नहीं होनी चाहिए। इस दौरान बल्ली मारान के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि ये 3 मंजिल का सामुदायिक भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। छात्रों को सराहा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार के स्कूलों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमने ये साबित किया है कि सरकारें चाहे तो स्कूलों में बेहतर शिक्षा ही नहीं बल्कि उसे शानदार भी बना सकती हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूलों के बच्चे सपने सच कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद करते हुए कहा कि वे देश में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए समान शिक्षा के पक्षधर थे। हमने उनके सपने को दिल्ली में पूरा किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुधांशु दर्पण।